नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इससे पहले की वीडियो में हमने 1892 के अधिनियम को जाना। आज हम 1909 और 1919 के अधिनियम को पढ़ेंगे। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सन 1892 ईस्वी में जो अधिनियम आया था उसने राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं किया और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ही शासन में कुछ नए सुधार के पक्षधर थे। इसके पश्चात सर अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 या कहें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। अब इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सीटों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली थी सामान्य, जो क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न प्रांतों को आवंटित की गई थी। दूसरे प्रकार की थी विशिष्ट निर्वाचन मंडल, जिसमें मुसलमानों और भूमपतियों के लिए आरक्षित किया गया। तीसरी थी विशिष्ट हित वाले, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्लांटर्स एसोसिएशन, विश्वविद्यालय तथा पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि को वर्चस्व दिया गया। सामान्य सीटों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, जो कि क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न प्रांतों से चुने जाने थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों का चुनाव करती थी और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। 1909 के अधिनियम की खास बात ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति लागू की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में श्री सत्येंद्र सिन्हा को 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य के तौर पर नियुक्ति दी जाती है। विधायिका के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने, जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने, साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी सदस्यों को दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वो थे सशस्त्र सेना, विदेशी संबंध और देसी रियासतों से संबंधित विषय। इस अधिनियम के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम परिवर्तन करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि ये थी कि पृथक और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति 1909 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। इस अधिनियम से संसदीय प्रणाली तो लागू की गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। इसी क्रम में अगला अधिनियम 1919 का अधिनियम आता है। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के अधिनियम की आलोचना प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों और ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ उपजे क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार तथा विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 1917 को तात्कालिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के इरादे कुछ इस प्रकार बयां किए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा, प्रशासन के साथ भारतीयों को संबद्ध करना और स्वायत्त शासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। यह अपना मंतव्य मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में प्रकट किया था। इसी घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई, जो 1919 के अधिनियम का आधार बनी। इस एक्ट के द्वारा तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। परिवर्तनों के क्रम में केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता था, तथा विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता था, द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया।
हालांकि विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करने की कुछ शक्तियां यथावत ही रही थी, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से किया गया। अधिनियम से मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए योग्यताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति के आधार पर की गई। 8 प्रांत प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। इन 8 प्रांतों में 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन पद्धति लागू की गई। याद रहे, गवर्नर का प्रांत 8 प्रांतों को कहा जाता था। 1919 के अधिनियम के द्वारा सिर्फ इन 8 प्रांतों में ही द्वैध शासन लागू किया जाता है। अब इसमें क्या था, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे, वह इन विभागों को अपनी कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। वहीं हस्तांतरित विषय भारत मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से की जाती थी। अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधार की व्यवहारिक जांच के लिए एक उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। इसी प्रावधान के अनुसार सन 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। सन 1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थीं। इसने उत्तरदायी सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना प्रांतीय विधानमंडल अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना दिया था। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद भी ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह से विफल हो गया था। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम हो गया था। वित्तीय शक्तियों के अभाव में भारतीय मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी नहीं थे। इस वीडियो में हमने 1919 के अधिनियम को जाना। हमने जाना कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। वहीं 1919 के अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। अगले वीडियो में हम 1935 का अधिनियम और साइमन कमीशन को जानेंगे। धन्यवाद।